नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और कमोडिटीज की अगर बात की जाए तो हेडलाइंस अब यहां पर सोने से ही हैं, क्योंकि तेजी के दिन अब थोड़े से पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं और ऑलमोस्ट ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम का लेवल छूने के बाद अब यहां पर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिली है। अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 5 से 6% की गिरावट अब सोने में देखने को मिली है। अक्षय तृतीया से पहले इस पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स हैं। एक तरफ यूएस ईरान की बातचीत जारी है और यूएस चाइना में भी शायद हम टैरिफ्स को लेकर एक स्टेप बैक आता हुआ देख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओपेक और एलाइज की मीटिंग है, प्रोडक्शन बढ़ने की बात भी की जा रही है। तो कच्चा तेल इन सब के बीच में कैसे फंसेगा, इस पर भी होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर गेहूं की, जहां पर सरकार की प्रोक्योरमेंट अच्छी खासी है और माना यह जा रहा है कि इस साल में अब भावों में बहुत ज़्यादा तेज़ी गेहूं में देखने को नहीं मिलेगी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजेसी के पास चेयरमैन संयम मेहरा, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह। एंड ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया से। लेकिन शुरुआत पहले सोने के साथ कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट्स ने जिस तरह की प्रॉफिट टेकिंग देखी है, कुणाल कैसे देखते हैं? अब आप प्राइसेस ऑन चार्ट्स, बाजार को लगता है कि 3,000 का लेवल टूटा तो फिर हम 2,800 2,600 तक भी जाता हुआ देखेंगे, आपकी क्या सेंस है? मैंने तो आपको कह ही दिया था, गोल्ड 99,000 पे पीक आउट हो गया है। शॉर्ट टर्म के लिए वो हाई ब्रेक होना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, कोई भी न्यूज़ फ्लो आता है उस पर गोल्ड इमीडिएटली रिएक्ट करता है। सो मैं सेल ऑन राइज की रणनीति मेंटेन रखूंगा। मेरी राय में 95,200 300 के आसपास जून कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हैं और ऊपर में 96,500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और धीरे धीरे यही कॉन्ट्रैक्ट आपको 94,000 93,000 ऐसे लेवल्स दिखा सकता है। सो कोई तेजी का ध्यान नहीं है मेरा, उछाले पे बेचने का ही ध्यान है। कुणाल, आपको लगता है 90 के लेवल्स भी कभी तोड़ सकता है सोना इस साल में? यस, 89 88,000 89,000 रियलिस्टिकली लग रहा है। दोस शुड बी कंसिडर एज अ गुड लेवल्स टू री एंटर, बट उसके पहले तो लेना नहीं चाहिए। $3,000 तक आराम से आ सकता है, 2950 $3,000। With bouts of volatility, I am expecting gold to remain under pressure. कुणाल, और जिस तरह के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 2,600 2,500, कुछ लोगों ने 2,400 तक की भी बात की है, आपकी क्या सेंस है? देखो, 3,400 पे 4,000 के टारगेट आएंगे, 3,000 पे 2,600 के टारगेट आएंगे। सो यू हैव टू फाइंड अ रैशनल, मुझे लगता है रीजनेबल लेवल जो 2,900 2,850 दोज काइंड ऑफ लेवल पे गोल्ड सपोर्ट फाइंड करके दैट शुड बी द गुड लेवल्स टू अक्यूमुलेट। मैं एक्सट्रीम लेवल देना प्रेफर नहीं करूंगा। वेल, गोल्ड प्राइसेस नीचे आने का एक फायदा ऑफ कोर्स यहाँ पर कंज्यूमर को बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मार्केट्स अभी भी मान रही हैं कि आगे जाकर यहाँ पर तेजी देखने को मिल पाएगी। संयम, अक्षय तृतीया से पहले ये जो अच्छी खासी 5 से 6% की गिरावट का यहाँ पर सोने में देखने को मिली है, क्या फुटफॉल्स बढ़े हैं, बुकिंग्स आई हैं अक्षय तृतीया से पहले? किस तरह से इसको इंडस्ट्री देख रही है? देखिए, आज से आप देखेंगे 15 दिन पहले तब तो भाव इतने ऊंचे थे कि बाइंग का मूड मार्केट के अंदर ऐसा था नहीं। 7-8 डेज से जब भाव 1,04,000 1,03,000 विद जीएसटी से नीचे वापस आ गए हैं, 94,780 के आसपास अगर एमसेक्स देखेंगे, उसके ऊपर जीएसटी मिला के जो रेट्स हैं 97 98 के जो रेट्स हैं जीएसटी मिला के, उसके रेट के अंदर फिर भी हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है। अभी कस्टमर इस रेट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो अक्षय तृतीया का दिन आता है जहाँ पे हम 22 टन के आसपास की सेल्स हर साल देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि उतनी सेल्स इस साल आएंगी, लेकिन फिर भी 18 to 19 टन के आसपास की सेल्स का टारगेट मुझे लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर अचीव होगा। लोगों ने बहुत ही जोर शोर से पूरी मेहनत से अपने स्टॉक्स फिल किए हैं, रिटेल साइड के ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं। गोल्ड रेट्स भी आप साउथ के अंदर देखेंगे कि तो 50-100 रुपए का डिस्काउंट रेट्स के अंदर भी, गोल्ड रेट्स के अंदर भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इसके अंदर काफी पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि जो रेट्स $3,000 के आसपास आते दिख रहे हैं आने वाले मई जून के अंदर, मुझे लगता है अगस्त सितंबर के अंदर वापस पुशबैक करेंगे। उस सोच से कंज्यूमर बाइंग भी करेगा और बाइंग करते करते आगे भी बढ़ेगा। संयम, आपने कहा कि 18-19 टन ओवरऑल इंडिया अक्षय तृतीया वाले दिन इस बार सेल्स हो सकती है। नॉर्मली कितनी होती है या फिर ये एवरेज है? नहीं, एवरी ईयर यू कैन सी बिटवीन 20 to 22 टन्स। लास्ट ईयर की भी आप फिगर्स देखेंगे ना, 20 to 22 टन्स के आसपास थी। तो उसका भाव आप 50-60,000 60,000 62,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 करोड़ था। इस साल अगर आप देखेंगे 18 टन्स अगर आप 90,000 के भाव से गिनेंगे तो मे बी
तो मतलब 1,60,000 1,70,000, मतलब अगर वैल्यू टर्म्स के अंदर हम देखेंगे तो मे बी 25 to 30% की जम रहेगी, लेकिन वॉल्यूम टर्म्स के अंदर मिनिमम 10% की इसके अंदर घटेगा, क्योंकि बाइंग पावर भी मनी की गोल्ड के रेट के हिसाब से इफेक्ट करती है। एब्सोल्युटली। सही, मेरी टाइटन से भी बात हो रही थी, उनका मानना है कि जिस तरह की बुकिंग्स और जिस तरह का फुटफॉल वो आता हुआ देख रहे हैं, कॉइन्स सबसे बड़ी प्रेफरेंस बनती हुई नजर आ रही है, उसके बाद गोल्ड ज्वेलरी है और फिर स्टडेड ज्वेलरी है। आप कैसे देखते हैं कस्टमर बाइंग पैटर्न इस बार? नहीं, देखिए, कॉइन्स की बाइंग तो होती है, और अक्षय तृतीया के दिन 1 ग्राम के, 2 ग्राम के, 8 ग्राम्स के कॉइन्स, चाहे वो 24 कैरेट के हों या 22 कैरेट के, हॉलमार्क कॉइन्स भी अभी सबने शुरू कर दी है लेने, तो उस हिसाब से वो बाइंग भी अच्छी होती है। उसके बाद जो येलो ज्वेलरी हो गई, चेन्स हो गए, राजकोट के छोटे स्मॉल आइटम्स हो गई, छोटे इयरिंग स्टॉक्स हो गए, सेकंड सेल में वो आती है। ब्राइडल्स के लिए ब्राइडल की येलो ज्वेलरी चलने लग गई है। तो कॉइन्स की बाइंग जो पहले 15 to 17% थी, वो इस साल मुझे लगता है कि 25 to 30% आ जाएगी कॉइन्स की बाइंग, क्योंकि उसके बाद लोग अगर किसी की बाइंग मान लो ज्वेलरी की ना हो, इन्वेस्टमेंट स्वरूप से हो, वो कॉइन्स के अंदर ज्यादा प्रेफर करते हैं, और बाद में आने वाले टाइम के अंदर जब भी फैमिली में किसी को ज्वेलरी चाहिए हो, बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं। संयम, काफ़ी सारे ऑफर्स एंड स्कीम्स हमने यहाँ पर इस बार आते हुए देखे हैं। क्या कुछ बाजार इसको रिएक्ट कर रहा है और आप इस बार क्या ऑफर कर रहे हैं? देखिए, फ्रॉम मैन्युफैक्चर होलसेलर साइड्स वी आर, हमने पिछले 2 महीने से काफी अच्छी तैयारी की, और रिटेलर्स ने बराबर तरीके से सपोर्ट भी किया। सबने एग्जीबिशन के अंदर या उसके 15 डेज तक काफी अच्छी बाइंग भी की है, और बाइंग करके रिटेल एंड पे गया। रिटेल के अंदर भी आज गिफ्ट्स के अंदर जैसे आप देखेंगे, कोई मोबाइल्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कोई फ्री सिल्वर कॉइन्स दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, कोई रेट्स के अंदर 3% 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। पहले एक जमाना था जब ही सिर्फ मंदी के अंदर डिस्काउंट देते थे लोग, जहां पर बिजनेस कम होता था, लेकिन अभी पिछले 2 साल से ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि अक्षय तृतीया के टाइम पर, जब पीक सीजन है, या पीक सीजन के अलावा एक एंजाइटी भी थोड़ी बहुत है रिटेलर्स के माइंड में, तो डिस्काउंट्स मेन अक्षय तृतीया के टाइम पर भी हम देखने को हमें मिल रहे हैं, जहां पर दुकानें भी सही आ जाती हैं, कुछ वाइट गुड्स, कुछ डिफरेंट चीजें भी दी जाती हैं, ताकि कस्टमर को बुलाया जाए। और हमारे ग्रुप्स के अंदर भी अभी ऐसी चर्चा चल रही है कि अक्षय तृतीया के दिन हम 6:30 मॉर्निंग को दुकान खोल देंगे और रात को 1 बजे तक दुकान खुली रखेंगे। सो ऐसा माइंडसेट भी आ रहा है एंड रिटेलर्स के साइड पे। तो पूरे एनर्जाइज्ड हैं सारे रिटेलर्स, सारे ज्वेलर्स, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि ये जो क्वार्टर है अप्रैल मई जून का, उसके लिए ये जो एक दिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे 3 मंथ्स का जो टारगेट है वो सेट करने के लिए। ऑल राइट, सुबह 6:30 बजे से रात के 1 बजे तक आप अक्षय तृतीया पर यहाँ पर गोल्ड ले सकते हैं। ऐसा डिस्कशंस ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्केट्स करती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया संयम साथ जुड़ने के लिए, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर पॉइंट्स भी यहाँ पर शेयर करने के लिए। जो कॉइन की बाइंग है वो 25 से 30% तक यहाँ पर नजर आ रही है। और जहाँ तक टनेजेस की बात है, संयम हमें बता रहे हैं कि पिछले साल अगर 20-22 टन था, तो इस बार करीबन 18 टन जैसी सेल्स हम सोने में आता हुआ देखेंगे। जहां तक सिल्वर की बात है, कुणाल, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर भी पिछले हफ्ते हमने तेजी आते हुए देखी थी, लेकिन ठहरती नहीं है, और अपने ऑल टाइम हाइज से हटने के बाद अब 94-96 के बीच में कारोबार। जी, सिल्वर में सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है सोलर की डिमांड आगे जाके कैसी रहेगी उसके ऊपर। सो वेदर ये जो यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड निगोशिएशन अगर होता है और कोई ऑप्टिमिज्म बनता है, तो मुझे लग रहा है सिल्वर विल बी द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। बिकॉज आज सबसे बड़ा जो सिल्वर की मार्केट में मेरी राय में अभी जो सबसे बड़ी वरी है वो कि यूएस चाइना एस्केलेशन अगर ऐसे ही रहता है स्टेटस को, तो सोलार की जो डबल डिजिट ग्रोथ से डिमांड बढ़ रही थी उसमें थोड़ी कमी देखने मिल सकती है, और उसका एडजस्टमेंट प्राइजेस में हो सकता है थोड़ा बहुत। सो द रीजन व्हाई सिल्वर इज नॉट एबल टू टेक ऑफ इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस इन द इंडस्ट्रियल मेटल्स। और अभी गोल्ड भी थोड़ा नीचे आ रहा है, तो सिल्वर को भी एज अ प्रेशियस मेटल थोड़ा नीचे आना चाहिए। मुझे $32 के नीचे सिल्वर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अराउंड 95,000, 94,800, दीज आर द लेवल्स वेयर यू कैन बाय। और अगर आप फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, जो अभी तो मई मंथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, वो अराउंड 96,000 के लेवल्स पे अच्छी बाइंग बनेगा।
कुणाल, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आज यहाँ पर कॉपर में देखने को मिली है, इंक्लूडिंग अदर मेटल्स एज वेल। ऑफ कोर्स काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। यूएस एंड चाइना क्या बात कर रहे हैं, यूएस ईरान के बीच में क्या कॉन्वर्सेशंस हैं, और इस हफ्ते तो बहुत सारे डेटा भी हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी नंबर्स यूएस से आएंगे, नॉन फार्म पेरोल डेटा है, बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी इसी हफ्ते है। इन सब के बीच किस तरह से मेटल्स पे रिएक्शन देते हैं? तो मेटल्स में कॉपर इन पर्टिकुलर जो सबसे बड़ा है कि वहाँ पे टीसीआरसी चार्जेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कॉपर की अवेलेबिलिटी कम होते जा रहे हैं। कॉपर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है चाइना में फिलहाल, तो थोड़ा गलट का माहौल बना है। तो शॉर्ट टर्म में शायद कॉपर के प्राइसेस बहुत तेजी से ना बढ़ पाए। और ऑन कॉन्ट्राडिक्टरी साइड शंघाई पे इन्वेंट्री लगातार नीचे आ रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है इसमें 840 838 तक, वहां पे फिर से मुझे लग रहा है बाइंग बनेगा, क्योंकि ओवरऑल मेटल्स में मंदी का कोई ध्यान नहीं है। ये जो भी एनवायरनमेंट है ग्लोबली, इसमें कमोडिटी में बड़ा मंदी हो नहीं सकता है। सो आई स्टिक विद दैट व्यू। 838 अगेन विल बी गुड लेवल्स टू री एंटर, और 855 60 का टारगेट रखेंगे हम। कुणाल, वो जो आपने बात की यहाँ पर चाइना की, जहाँ पर हमने इन्वेंट्रीज में बहुत भारी गिरावट देखी है, एक्चुअली अपने हाई से 50% आधा यहाँ पर इन्वेंट्री क्लीन होता हुआ नजर आया है। अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग देखते हैं, किस तरह से आप इन नंबर्स को रीड कर रहे हो? So I generally don't give a lot of weightage to the exchange inventory because it's a very small portion as compared to the size of the market. So अगर आप कॉपर की इन्वेंट्री देखेंगे, चाइना में कॉपर का कंजम्पशन ही है 13.5 पौने 14 मिलियन टन का। सो अगर हम इन्वेंट्री देखेंगे तकरीबन 6 लाख 7 लाख टन से कम हुई है। So that number is not that big. So I don't read much into that number. In fact, I would prefer to read into number like जो smelting charges है, that indicates the availability of copper in the overall market. So मैं अगर प्रोसेसर हूँ और मैं अगर स्मेल्टर हूँ और मैंने अपनी इन्वेंट्री शंघाई एक्सचेंज में नहीं लगाई है, so that will not give the clear picture. So एक्सचेंज इन्वेंट्री के डेटा के ऊपर बड़ा ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। एक फाइनल वर्ड क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, और जिस तरह से यहाँ पर थोड़े से गेन्स देखने को मिले हैं आफ्टर दैट सेल ऑफ ऑन फ्राइडे, इसे कैसे रीड करेंगे? आई थिंक अगर यूएस और चाइना के बीच पे जब थोड़ा बहुत भी डी एस्केलेशन होगा, क्रूड ऑयल विल बी फर्स्ट टू रिएक्ट, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे ही इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि यूएस और चाइना लार्जेस्ट टॉप 2 कंज्यूमर्स ऑफ क्रूड ऑयल है, और इनमें ही अगर दिक्कत होती है तो ऑयल नीचे आना चाहिए। सो वाइस वर्सा, जैसे तो मैं थोड़ा कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा क्रूड में। 5380 के आसपास बाय कीजिए 5300 के स्टॉप लॉस के साथ, और 5500 5550 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। कुणाल, आपको जाने दें और ब्रेक में जाएं उससे पहले एक सेंस रुपए पे लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का एप्रिसिएशन लगातार यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, इवन एज डॉलर इंडेक्स में तेजी है, उसके बावजूद रुपए आज अप्रिशिएट हुआ है। 85.18 आपकी स्क्रीन पे अब 26 पैसे। किस तरह से देखते हैं मूवमेंट यहाँ? मैंने आपको पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ, इंडियन रूपी विल बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज अक्रॉस द ग्लोब इन टाइम्स टू कम। वी हैव जियोपॉलिटिकल सिनेरियो नाउ डेवलप, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम स्टिल ऑफ द व्यू दैट पूरे वर्ल्ड में किधर भी 6.5% का ग्रोथ नहीं है, और इंडियन रूपी शुड बी द आउट परफॉर्मर। सो धीरे धीरे 3 महीने में रूपी आएगा 83.50, फिर आएगा 82, फिर धीरे धीरे 81। So I see a constant appreciation over the next 6 months to 1 year period in Indian rupee. ऑल राइट, तो वो बुलिश कमेंट्स यहाँ पर इंडियन रुपी पे आते हुए। कुणाल, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच साथ जुड़ने के लिए, सोने चांदी मेटल्स और रुपए पर भी यहाँ पर हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। इसी के साथ साल गेहूं किचन का बजट नहीं बिगाड़ेगा, ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि सरकार की गेहूं की जो खरीद है वो पिछले साल के मुकाबले 46% ज़्यादा है। इस ज़्यादा खरीद के कारण इंडस्ट्री जान मानती है कि सरकार के पास इनफ प्रोक्योरमेंट रहेगी, साथ ही साथ प्राइवेट खरीदारी ठीक ठाक है। मार्केट्स यहाँ पर ये वॉच करेंगे कि किस तरह की कंजम्पशन यहाँ पर बन के आती है। इन सभी डिटेल्स पर और थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमारे साथ रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नवनीत चितलांगिया हैं। नवनीत, नमस्कार। और पिछले 2 सालों के बाद इस साल थोड़ी सी साई ऑफ रिलीफ है इंडस्ट्री के लिए। एक तो क्रॉप अच्छी है, दूसरा कंजम्पशन बाजार मानता है कि बहुत ज़्यादा बढ़त शायद नहीं दिखाएगा, लेकिन मेजर पॉइंट ये है कि सरकार की प्रोक्योरमेंट शायद टारगेट के आसपास हो ही जाए। किस तरह के नंबर्स आप प्रेडिक्ट करते हैं? नमस्कार मनीषा जी। जिस हिसाब से अभी प्रोक्योरमेंट के फिगर्स देखने को मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस हिसाब से तो ये दिखता है कि गवर्नमेंट में रीच देयर टारगेट्स ऑफ 31 मिलियन टन्स, और अगर 31 मिलियन टन्स के नहीं भी आती है नजदीक, तो भी 29-30 के आसपास में ये आ ही जाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छे नंबर्स हैं इस साल के लिए।
लास्ट ईयर के फिगर्स अगर आप देखें तो 26.6 के थे, तो ये इस साल जो 2-3 मिलियन टन सरप्लस होगा गवर्नमेंट के हाथ में, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा मार्केट को भी। जो स्पेकुलेटिव ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली इस बार और ज्यादा आ पाएगी और प्राइसेस को कंट्रोल कर पाएगी, स्पेकुलेटिव ट्रेंड्स को कंट्रोल कर पाएगी। अगर हम देखें कंजम्पशन का, तो लास्ट ईयर जो एक संशय था मार्केट में कि भाई जो प्रोडक्शन है उससे ज्यादा कंजम्पशन है इंडिया में या उसके बराबर का कंजम्पशन है, तो वो चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ, दोनों साल में स्टॉक लिमिट्स लगे हुए थे। और अगर हम देखें तो लास्ट ईयर आप एस्टिमेट्स किसी के भी माने, चाहे वो रोलर फ्लावर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एस्टिमेट्स को सही माने या गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स को सही माने या किसी और एजेंसी के एस्टिमेट्स को सही माने, नटशेल में जो पॉइंट दिखने को आया है वो ये आया है कि कंजम्पशन इज 4 मिलियन टन्स लेसर देन प्रोडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट 4 मिलियन टन लगभग सेव करके इस साल ले जा पाई है अपने स्टॉक्स में। जो क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च के थे वो इस साल के 11.8 समथिंग मिलियन टन्स के आए हैं, जो लास्ट ईयर 7.5 मिलियन टन्स के थे। तो ये शो करता है कि हमारे कंजम्पशन कहीं ना कहीं 4 मिलियन टन प्रोडक्शन से कम है। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो इस साल भी हम जो देखेंगे वो दिखने को ये मिल रहा है कि हमारे फिगर्स तो प्रोडक्शन के बहुत अच्छे आ ही रहे हैं। तो जब प्रोडक्शन के फिगर्स अच्छे आ रहे हैं तो कंजम्पशन अगर थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो भी वो प्रोडक्शन उसको उससे ज्यादा रहेगा। तो जो स्पेकुलेटिव ट्रेंड्स है वो खत्म हो गए इस साल। मेरे को लगता है अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी साल भर में, और कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए गेहूं के क्रॉप को लेकर के। नवनीत, जैसे आपने कहा कंजम्पशन यहाँ पर थोड़ी सी लो नजर आती है पिछले साल के मुकाबले। एक और ट्रेंड जिसकी बात सब लोग कर रहे हैं वो ये कि कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो गया है। गेहूं एज आटा कम और गेहूं एज वीट प्रोडक्ट्स की हमने जो परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ते हुए देखी है। हाँ एकदम, नो कंजम्पशन पैटर्न तो डेफिनेटली चेंज हुआ ही है। यूथ थोड़ा सा आटा को प्रेफर नहीं करके जो अदर प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज्यादा फोकस्ड है इन दिनों। तो वो तो एक ट्रेंड चेंज होता सा दिखता ही है और वो रहेगा भी। इसी कारण से जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं जो थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आप लास्ट ईयर के हमारे एस्टिमेट्स को मानते हैं 106, तो कंजम्पशन को हम 102 मिलियन टन पे ले जाके खड़ा करते हैं। तो अगर इस साल को उस ट्रेंड को देखेंगे तो 102 को उठा करके आप कहीं ना कहीं 103 या 104 मिलियन टन का प्रोडक्शन कंजम्पशन दिखता सा नजर आता है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में हमारा प्रोडक्शन एस्टिमेट 109.5 मिलियन टन का लगभग है। तो अगेन वी हैव अ सरप्लस ऑफ 3 मिलियन टन, 3.5 मिलियन टन लास्ट ईयर के प्रोडक्शन के मुताबिक। और जो कंजम्पशन से प्रोडक्शन का जो सरप्लस है वो ज्यादा आ रहा है। वेल एब्सोल्युटली। प्राइसेस भी आपको लगता है कि इस साल यहाँ पर कंट्रोल में रहेंगे? समथिंग जो सरकार को शायद बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। पिछले साल के ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद जिस तरह की रेंज है, कैसे देखते हैं आप उसे बरकरार रहता हुआ? नहीं, प्राइसेस इस बार देखिए बहुत स्टेबल चलेंगे। थोड़े बहुत तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे क्योंकि आपको पता है उसके पीछे कॉस्ट लगी होती है। लेकिन जो स्पेकुलेटिव ट्रेंड प्राइसेस की थी वो इस साल हम लोगों को एकदम नजर नहीं आती दिखती है। और प्राइसेस से ज्यादा हमारा कंसर्न अवेलेबिलिटी को लेकर के था। तो अवेलेबिलिटी इस साल बहुत अच्छी दिखती है हमारे को। इस साल वो मारामारी नहीं दिखती है अवेलेबिलिटी की वीट को देख करके। तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा साइन है इस साल का कि अवेलेबिलिटी भरपूर रहेगी। तो क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं प्राइसेस में? प्राइसेस का अगर हम लीन मंथ्स में देखें तो समवेयर अराउंड 30 रुपीज का बनेगा। और वो बनना भी चाहिए क्योंकि आपके जो कॉस्ट इंटरेस्ट है और वेयर हाउसिंग चार्जेस है उसको जोड़ते हैं तो समवेयर अराउंड 29-30 रुपीज का तो बनता सा दिखता ही है। लेकिन वो लास्ट ईयर के प्राइसेस से कंपेयर करें तो इट इज मच बेटर। और सपोर्ट कहाँ बनती हुई देखते हैं? एसी के आसपास सपोर्ट बनती हुई दिखते हैं। नीचे अभी जैसे आज के दिन प्राइसेस मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरिंग स्टेट्स में लगभग 2550 से 2600 का दिख रहे हैं। तो ये लोएस्ट प्राइसेस है। इससे ज्यादा 26 से 30 की रेंज। इससे ज्यादा नीचे जाती नहीं दिखती है। ओके नवनीत, एक और चीज़ यहाँ पर, और अगर हम नंबर्स देखें जो कि जैसे आपने कहा पूरी इंडस्ट्री कह रही है बहुत कंफर्टेबल है, उसके बावजूद भी माना जा रहा है कि एक्सपोर्ट एक चीज़ है जिससे सरकार एज ऑफ नाउ बिल्कुल तकल्लुफ नहीं रखती है। देखिए, वीट एक्सपोर्ट के लिए हम रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। हाँ, हम वीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए जरूर सरकार को बोलेंगे क्योंकि इंडियन डायस्पोरा इज देयर। और वो चीज क्योंकि इंडिया से एक्सपोर्ट वीट प्रोडक्ट्स का बैन है तो हमारे नेबरिंग नेशंस को उसका बहुत बड़ा इम्पेटस मिल रहा है और बहुत बड़ा फायदा हो रहा है।
वो लोग उस चीज का फायदा उठा रहे हैं जो पहले इंडिया किया करता था। इंडियन इंडस्ट्री को उसके कारण से थोड़ा सा सेटबैक जरूर देखने को मिल रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा कि अगर फिगर्स इतने अच्छे हैं तो वीट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को सरकार को कंसिडर करना चाहिए और हमारे वीट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट को अलाउ करना चाहिए, जिससे हमारा जो मार्केट था इंटरनेशनल मार्केट में वो हमारे को वापस से मिल सके और इंडियन डायस्पोरा को भी सेटिस्फैक्शन मिल सके कि हाँ, इंडिया से आटा आने लग गया। नवनीत, एक और चीज़ जो पिछले 2 साल तक लगातार इंडस्ट्री पुश करती रही थी वो था इंपोर्ट ड्यूटी 40% की जो है उसे कम करना। सरकार ने आप कहेंगे मैनेज किया है उस सिचुएशन को ठीक ठाक तरीके से, और शायद अब वो ज़रूरत भी ना पड़े एटलीस्ट इस साल में करने की, इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की। दैट इज, देखिए, इस चीज में मैं मानता हूँ गवर्नमेंट हैज वर्कड वेरी हार्ड और मेटिकुलस प्लानिंग करी है उन्होंने, और लास्ट 2 साल में उन्होंने जिस हिसाब से प्लानिंग करके मार्केट को कंट्रोल किया और मार्केट में अवेलेबिलिटी की इश्यूज नहीं आने दी। थोड़े से जरूर लीन मंथ्स में हम लोगों को इश्यूज आए, लेकिन उन्होंने उसको मिटिगेट कर दिया कि वो प्रॉब्लम नहीं है, और उस चीज को देखते हुए हम सरकार को बहुत सराहना करना चाहेंगे कि सरकार की प्लानिंग बहुत अच्छी हुई है लास्ट 2 सालों में। नवनीत, जो दूसरी बात है वो सरकार के प्रोक्योरमेंट के साथ साथ पीडीएस वगैरह में भी गेहूं देने की है, जिसमें हमने हमेशा एक सरकार को वीट एंड राइस को इन सम सेंस रिप्लेस करता हुआ देखा है। जिस तरह की अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, आप देखते हैं सरकार को वो नंबर्स फिर से एडजस्ट करते हुए? हाँ, हमारे को लगता है अगर प्रोक्योरमेंट जिस हिसाब से हो रहा है, ये अगर टारगेट्स पूरे हो गए तो जो रिड्यूस्ड एलोकेशन ऑफ वीट था पीडीएस सिस्टम में, उसको वो कहीं ना कहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि स्टेट्स की कई सारे स्टेट्स जहां पे वीट की जगह राइस दिया जा रहा था, क्वांटम राइस का बढ़ा दिया गया था, वहां से कंटिन्यूस गवर्नमेंट के पास में डिमांड्स आ रही हैं कि हमारे को वीट ज्यादा चाहिए, राइस कम चाहिए। तो इसको देखते हुए अगर इनके टारगेट्स पूरे हो जाते हैं तो ये वीट का एलोकेशन वहां बढ़ा सकते हैं। ये अगेन एक बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है मार्केट में। अगर पीडीएस सिस्टम में वीट ज्यादा आएगा तो कहीं ना कहीं लोगों का वीट का जो डिमांड है वो मार्केट में कम होती है, तो हमारे लिए अवेलेबिलिटी के इश्यूज, चैलेंजेस जो हैं वो और कम हो जाते हैं। नवनीत, एक फाइनल सवाल पॉलिसीज पे है। ऑफकोर्स सरकार ने थोड़ी सी ढील दी है पिछले साल के बाद, अब यहाँ से क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपको? हमारा एक्सपेक्टेशन है इस साल गवर्नमेंट हमसे फिगर्स तो जरूर लेगी, पोर्टल पे हर वीक अपलोड करने को बोलेगी, लेकिन इस साल हमारे को जो दिख रहा है इतने अच्छे प्रोडक्शन के बाद और इतना अच्छा मार्केट रिस्पांस के बाद में गवर्नमेंट को स्टॉक लिमिट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए और स्टॉक लिमिट्स नहीं लगाना चाहिए। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट को चलने देना चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि गवर्नमेंट इस साल स्टॉक लिमिट्स नहीं लेकर के आएगी। ऑल राइट नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में पूरे गेहूं पर चर्चा भी करने के लिए। तो जैसे इंडस्ट्री कह रही है कि वीकली डिस्क्लोजर जो सरकार एज ऑफ नाउ ले रही है वो शायद आगे चलता भी रहे, जस्ट टू मेक अ सेंस कि किसके पास कितना गेहूं है, लेकिन जहां तक स्टॉक लिमिट्स की बात है वो शायद हम इस साल यहाँ पर लगता हुआ नहीं देखेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर भी है, और जैसे नवनीत ने उसकी तरफ कहा भी कि जो प्रोडक्शन है उसके सामने हमारी गेहूँ की कंजप्शन थोड़ी सी कम ही है। वो इसलिए भी है क्योंकि गेहूँ एज आटा अब यहाँ पर कम हमने होता है कंज्यूम देखा होता है, लेकिन सामने अगर आप गेहूं इन सेंस ऑफ बेकरी, ब्रेड्स, बिस्किट, पास्ता और ये सब चीजें देखें तो यहां पर डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। तो इंडियन मार्केट्स गेहूं कैसे कंज्यूम कर रहे हैं उस पैटर्न में यहां पर एक चेंज देखने को मिला है, लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव गेहूं के लिए क्लियरली यही है कि भावों में बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है। 26 से 30 रुपए प्रति किलो के बीच में गेहूं के प्राइसेस इस साल में रहेंगे, एज ऑफ नाउ यही एक्सपेक्टेशन है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद पूरा फोकस करेंगे इक्विटीज की तरफ।